की बात सही है कि ये देश आजाद हुआ, लेकिन देश के लोग आजाद नहीं हुए, उसका उदाहरण है। और इस दिन को हम शौर्य दिवस मनाते हैं और मनाएंगे, काला दिवस नहीं मना सकते। लेकिन अगर इस देश के लोगों की अभी आजादी बाकी है तो उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए साथियों, बहुत ही अगर देश की परिस्थितियों का अवलोकन करें तो आपको बहुत सारी बात समझ में आएगी। अभी पूरे देश की आबो हवा के विषय में आपको जानकारी करनी होगी, तब आपको परिस्थितियों का आकलन होगा। अभी परिस्थितियां ये है कि भारत देश में, आजाद भारत देश में 6 माह की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी बलात्कार हो रहा है और सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं हमारे बच्चियों के साथ। अभी आपने देखा कि गिरजा त्रिपाठी नाम की महिला, जो देवरिया के नारी निकेतन में से जो छोटी छोटी बच्चियां थी हमारी, 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल की, उनको उन्होंने देह व्यापार में डालने का काम किया। तो साथियों, नारी निकेतन गृह जो है नारियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, वो देह व्यापार का कोई सेंटर नहीं है, फिर भी उन्होंने सेंटर बनाया। इससे यह पता चलता है कि पूरे देश की परिस्थितियां क्या है। और अर्जुन सेन गुप्ता की जो कमेटी बनाई गई, आयोग बनाया गया, तो साथियों उस कमीशन का जो रिपोर्ट आया, तो भारत में, आजाद भारत में 83 करोड़ 84 लाख लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। और इस देश में 8 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो आज भी कभी इस बाग में रुकते हैं, कभी उस बाग में रुकते हैं, कभी उस बाग में रुकते हैं। अगर उनके नाम में आज के डेट में भारत देश में अगर उनके नाम से कोई लेटर दे दिया जाए, तो साथियों उनके नाम का लेटर पूरे जिंदगी उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे ना ही राशन कार्ड है, ना ही वोटर कार्ड है, और ना ही साथियों किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस है, ना पैन कार्ड है, ना ही निवास प्रमाण पत्र है, ना ही साथियों कोई मकान का उनके पास नंबर अलॉट है। तो अगर उनके और अगर आप ध्यान आकर्षित करके देखिए, क्या वो इस देश में आजाद हैं? नहीं। और आप अगर जाते हैं, चूंकि हम लोग जाते हैं साथियों, तो पूरे शहर में आपको देखने को मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा ये कि जैसे ही रेड गाड़ियों पे, जैसे ही रेड सिग्नल पे गाड़ियां रुकती हैं और 8 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चे और दुधमुहे बच्चे भी दौड़ के आते हैं और एक कपड़ा उठाते हैं और गाड़ियों का शीशा साफ करने लगते हैं। और गाड़ियों का शीशा साफ करने लगते हैं इस आशा उम्मीद से कि हमें 2 पैसा मिल जाएगा, जिससे हम आराम से एक वक्त की रोटी खा लें। ये आजाद भारत की परिस्थितियां हैं। क्या इस देश में शासन करने वाले कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये नहीं दिखाई देता उनको कि ये देश की स्थिति कैसे है? और अभी वर्तमान में एक सबसे झूठे और फरेबियों की सरकार चल रही है, झूठे लोगों की सरकार चल रही है। तो साथियों, जिनका झूठ के आधार पे पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है और अपने आप को तथाकथित हिंदू धर्मी कहते हैं, तो साथियों मैं उनकी भी परिभाषा आपको समझा देता हूं। हिंदू धर्मी नहीं है, ये बेधर्मी है। बेधर्मी मैं क्यों कह रहा हूं साथियों? बेधर्मी भी नहीं, उससे एक कदम और आगे जाइए तो ये सारे के सारे बीजेपी के लोग कुकर्मी हैं। और इतना ही मैं कह के अगर आपको बता दिया तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं इसको सिद्ध करने चल रहा हूं साथियों। आपने देखा हाथरस कांड, आपने देखा हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ
सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या, बलात्कार की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद वहां के डीएम, वहां के एसपी, इन लोगों की मदद से रात को बॉडी जलाई गई। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी रात को शव दहन नहीं हो सकता, और नारियों का तो कभी भी रात को शव दहन नहीं हो सकता, यानी दिन डूबने के बाद कोई भी महिला का शव नहीं जलाया जा सकता। यह धर्मशास्त्र हिंदुओं का धर्मशास्त्र कह रहा है। अगर उन्होंने रात को जलाने का काम किया, इससे यह सिद्ध होता है ये हिंदू धर्मी नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? बेधर्मी। सर्वश्रेष्ठ यानी बेधर्मियों में भी सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। और साथियों, ये कर्म नहीं था, ये एक बलात्कारियों के झुंड को बचाने के लिए अगर सरकार ने सहयोग किया, सरकार के द्वारा प्रशासन ने मदद किया, तो साथियों ये कुकर्म करने का काम किया। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेधर्मी और कुकर्मी लोग हैं। इनका कोई कर्म नहीं है, अच्छा कर्म प्रधान नहीं है इनका सिर्फ गाला प्रधान है। ये झूठ बोलने का पुल बनाने का काम करते हैं साथियों, इसलिए आपको जानना होगा। अभी वर्तमान भारत में 30 लाख वेश्याएं हैं साथियों। 1100 से ज्यादा रेड अलर्ट सेंटर है जहां पे देह व्यापार हो रहा है पूरे भारत में। क्या ये दिखाई नहीं देता? और सर में आनी चाहिए सरकार चलाने वाले कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को। सबसे ज्यादा केंद्र में शासन रहा इनका। उसके बावजूद भी जब मुंबई में बार बालाओं का जब बंद हुआ धंधा, तो 60,000 बार बालाएं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और कहती है कि मेरा देह का धंधा, मेरा व्यापार है, इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। इससे ज्यादा निकम्मापन पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हमारे देश की महिलाएं कह रही हैं, अगर वो कह रही हैं 60,000 महिलाएं कि अगर धंधा नहीं करते हैं, शारीरिक शोषण नहीं करवाते हैं, तो हमारे 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो ये दुनिया में जाके नरेंद्र मोदी ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा महान है। देश तो हमारा पहले महान था नरेंद्र मोदी जी। आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोगों ने माना भारत को विश्व गुरु, और विश्व गुरु माना, और भारत में अभी 200 विद्यालयों में दुनिया के भारत का एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आया। आपने हमारे देश के जो मान सम्मान है साथियों, उसके मान सम्मान का मान मर्दन किया। इसलिए आप इस देश के राष्ट्र के द्रोही भी है। राष्ट्र के साथ आप जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो साथियों, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इस देश में परिस्थिति हमारी हो गई। और आप अगर देखते हैं तो अभी राजस्थान सरकार ने एक एजेंडा बनाया, और राजस्थान सरकार ने कहा 6वीं से लेके 8वीं पास जो बच्चे होंगे, यानी 6 क्लास से 8वीं क्लास तक ही उन्हें जूता पॉलिश करने की ट्रेनिंग दी जाए। ये है आजाद भारत की परिदृश्य। तो ये इतना ज्यादा हमारे देश की स्थिति खराब हो गई कि साथियों बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति हो गई, और देश के कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। और साथियों, इसलिए पूरा झूठ के आधार पे सारा मामला चल रहा है। सारा का सारा झूठ के आधार पे चल रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने आज स्पीच दिया है। उन्होंने स्पीच में अपने कहा कि हमने सैनिक विद्यालयों में बच्चियों के लिए भी रास्ता हमने खोल दिया, जिससे लाखों बच्चियां हमारी सैनिक स्कूल में पढ़ेंगी। ये सरासर झूठ पे आधारित बातें हैं।
साथियों पहले भी सैनिक स्कूल में बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ती थी। अभी हमारे पास, इसीलिए मैंने आपको, अभी तो ये सभा में आज आ पाए हैं, लगातार 35-36 दिन से यात्रा चल रही है। तो हम लोगों ने बार बार कहा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पहले रेडियो पे आते थे तो अपने मन की बात करते थे। आपने सुना, मन की बात करते थे। जब हम लोगों ने उनको एक्सपोज किया, उनको नंगा करने का काम किया और देश और दुनिया के सामने जब नंगा कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा साथियों? कहा अब हमें देश की जनता हमें सजेस्ट करे कि हम 15 अगस्त को क्या बोले। तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी, बोलने लायक आपने कोई काम ही नहीं किया है, इसलिए आपको ऐसे अंदर से ये भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि क्या बोलूं, बोलने लायक मैं नहीं हूं। साथियों चेहरा दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए क्या है, अभी तक चेहरा कभी दिखाई देता था, अभी आसाराम जी के तर्ज पे दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ये नए झासाराम जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं कि कोई चेहरा भी देखने लायक हमारा नहीं है। कोई काम उन्होंने नहीं किया। ये झूठलर जीवी है, झूठ के आधार पे इनकी पूरी जिंदगी है। साथियों ये कहते हैं 56 इंच का सीना, साथियों 56 इंच का सीना है, बस इनको झूठ बोल के जीना है। इनके पास कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है जो समाज को कह सके। और मजे की बात आपको कह रहा हूं साथियों, आज उन्होंने कहा लाल किले के प्राचीर पे, साथियों लाल किला का प्राचीर भी उन्होंने बेच दिया। अगर अडानी जी की अनुमति नहीं होती तो वहां बोलने की औकात भी इनकी नहीं होती। तो जहां से देश की आजादी के लिए झंडा फहराते हो और उस आजादी के झंडे जहां फहराए जाते हैं उस स्थान को बेचने वाला क्या राष्ट्र के हित में काम कर रहा है? ये तो राष्ट्रद्रोह का काम है। राष्ट्र की संपत्ति अगर आप जाते हैं तो ट्रेन में लिखा रहता है, ट्रेन में स्पष्ट लिखा रहता है रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, लिखा रहता है, आपने पढ़ा होगा। दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा लिखा है ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है, तो रेलवे विभाग में माल विभाग की सफाई कर्मी का विभाग, सफाई का विभाग, स्टेशन बेचना, ट्रेन बेचना, पटरी बेचना। तो साथियों अगर रेलवे को नुकसान पहुंचाया आपने थोड़ा सा, तो भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, दंडनीय अपराध है। तो साथियों जो राष्ट्र की संपत्ति को बेचे वो राष्ट्रद्रोही है। तो रेलवे को जिसने बेचा वो क्या? राष्ट्रद्रोही है, दंडनीय अपराध है। लेकिन वही बात है कि भारत में विपक्ष नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को जिस दिन सदन में गए उस दिन प्रत्येक दिन सदन में ऐसी बात होगी कि एक भी जवाब देने लायक नहीं होंगे। तो साथियों सदन में कैसे पहुंचा जाए, सारा चीजें हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। इनके ऊपर नकलेल कसने की भी हमारी योजना है और आमने सामने टकराने की भी हमारी योजना है। जैसे भी आप आना चाहते हो आओ। तो साथियों इसलिए प्लान बना के काम करने की जरूरत होती है, इसलिए सारा प्लान वे में चल रहा है। साथियों अब आजाद भारत की और परिस्थिति आप देखिए। गुलाम भारत में तो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया गया, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे देश में लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। अभी आजाद भारत में उन्होंने प्लान बना के हमारे लोगों को पढ़ने से वंचित करने की योजना पर काम किया। अभी नरेंद्र मोदी जी एक और स्पीच आज दिए हुए हैं कि मातृभाषा में हम इस देश के गरीब बच्चों को मातृभाषा में पढ़ा के प्रोफेशनल बना देंगे, टेक्निकल बना देंगे। तो साथियों अब आपको समझना चाहिए मातृभाषा क्या कह रहे हैं, हिंदी। और हिंदी में एक मेडिकल स्टोर पे चाहिए, अभी तो कोई भी आप दवा उठाइए, कोई इंग्लिश में के अलावा हिंदी में रहता है नहीं। सारी जगह अपने बच्चों को अमेरिका, दुबई, जापान, टोक्यो पढ़ाओगे
हमारे बच्चों को कह रहे हो कि मातृभाषा में पढ़ाने से ये टेक्निकल हो जाएंगे, व्यवसायिक हो जाएंगे। तो साथियों ये तो ऐसे ही हुआ। आपको एक बात बताता हूं, देहात में ही सारे लोग रह रहे हैं, तो आप देखते होंगे बारिश के बाद जब बड़ी बड़ी घासें होती है तो आप जाना, दिमाग लगा के देखना, थोड़ा ध्यान लगा के, तो उस समय गधा जो है दुबला पतला होता है। लेकिन जब खूब गर्मी पड़ती है मई जून की, जब पूरे के पूरे घास एकदम सूख जाते हैं, तो गधे को देखिए तो मोटा होता है। तो क्यों मोटा होता है? तो ये कहता है और अपने से आप में हंसता है, अपने आप में हंसता है। देखो ये मैंने क्या किया, तो कहा ये मैं पूरा का पूरा मैं ही खा के साफ कर दिया हूं, इसलिए ये मैंने खाया है, इस खुशी की वजह से वो मोटा हो जाता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी वैसे ही गधे की भांति हैं, और पूरे राष्ट्र की संपत्ति बेच के और कह रहे हम विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। वो एकदम उसी स्टाइल में बात है। तो साथियों इसलिए जब आजाद भारत में भारतीय संविधान में लिखा गया राइट टू एजुकेशन, हमें पढ़ने का अधिकार है और मौलिक अधिकार है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा खत्म करेंगे तरीका बदल देंगे, खत्म करेंगे तरीका बदल देंगे। तो तरीका कैसे बदला साथियों? तरीका ये था, एक जंगल था और एक जंगल में एक ट्रक लोहे के जो है टंगारी जिसे कहते हैं हम लोग, तो साथियों कुल्हाड़ी गिर गई, तो पूरे जंगल में संकट आ गया। तो सारे वृक्ष आपस में बात करने लगे कि अब तो कट जाएंगे, अब तो कट जाएंगे, अब तो कट जाएंगे। तो एक बूढ़ा जो बुजुर्ग सबसे पेड़ था बरगद का, उसने पूछा कि क्या क्या अभी हुआ है? तो उसने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो ये आया है, कुल्हाड़ियों का एक खेप आया है, एक ट्रक कुल्हाड़ी गिर गई है। तो बूढ़ा बुजुर्ग बरगद ने कहा अभी किसी के माई के लाल में औकात नहीं है कि हमें काट लेगा। तो फिर पूछा तब कैसे कटेंगे? तो कहा आप जब आएंगे दूसरे खेप में, जब लकड़ी आ जाएगी, आपका भाई आएगा, तब आप समझ लेना अब मेरे कटने की बारी आ गई। तो जैसे ही लकड़ी के बेंट गिराए गए, उसके बाद फिर बूढ़े बुजुर्ग के पास गए, कहा कि बरगद से पूछा कि अब तो कुल्हाड़ी के साथ हमारा छोटा भाई भी आ गया है। तो कहा अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं हमें जीतने दे सकती है, क्योंकि हमारा जो भाई है उसके पछवाड़े में घुसेगा और उसको शक्ति प्रदान करेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा बाग जंगल काट लिया जाएगा। वैसे ही जितने भी कानून बनाए हमारे विरोध में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के नेताओं के सहयोग से बनाया। तो उनके सहयोग से बनाया, इसलिए हमारे सत्यानाश करने का कारण हुआ। अभी नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास के हैं, तो बैकवर्ड क्लास के हैं, अनुप्रिया पटेल जी बैकवर्ड क्लास के हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बैकवर्ड क्लास के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैकवर्ड क्लास के हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपति जो बने तो माननीय रामनाथ कोविंद जी भी शेड्यूल कास्ट से। तो इनकी लाभियों से मजबूती उनको मिली, इसकी वजह से वो आज हमारा गला काटने में सक्षम है, अन्यथा काटने की औकात नहीं थी। और साथियों 2004 से 14 तक सपा और बसपा ने बेशर्त समर्थन किया था कांग्रेस को।
आप लोगों को शायद पता है। तो इसमें ही कानून बहुत सारे बनाए गए। तो ये कानून बनवाने में मदद उन्होंने किया। और पहले एकल शिक्षा पद्धति का नियम था, उन्होंने दोहरी शिक्षा की नीति बनाई। और स्कूल को, सरकारी स्कूल को चौपट करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे कहां पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में। तो गरीब के बच्चे जब यहां पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने मास्टर को काम दिया, जनगणना करना है, बाल गणना करना है, पशु गणना करना है, नसबंदी का गणना करना है, पोलियो ड्रॉप पिलवाना है। और साथियों, चुनाव में वोटर लिस्ट संशोधन कराना है, संशोधन करके फिर फीड कराना है, फिर फाइनल लिस्ट बनानी है। उसके बाद साथियों चुनाव में वोटिंग करवाना है, वोटिंग करने के बाद काउंटिंग करवाना है। तो इतना सारा का सारा काम सरकारी स्कूल के मास्टर को दे दिया। और इतने के बावजूद भी 4-5 बार नेट से फोन आएगा, आपके यहां कितने बच्चे उपस्थित हुए? पहला फोन। उसके बाद कहेंगे उतने बच्चे क्या लास्ट तक उपस्थित थे? कितने थे? फिर पूछा जाएगा कितने लोगों ने एमडीएम में खाना खाया? मास्टर साहब की ये भी काम है, कितना धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज डालना है, वो भी मास्टर साहब को ही लिखना है। तो आजाद भारत में हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ाया, खत्म हो गया। तो ये खत्म करने वाले हमारे एजुकेशन को ये झूठे कह रहे हैं कि इस बार हमारा साथ दो, हम आपके स्कूल को बेहतर करेंगे। अब इनके मंत्री थे माननीय गिरिराज सिंह, नाम सुने होंगे। तो गिरिराज सिंह ने कहा ये सरकारी स्कूल में नक्सली और आतंकवादी पैदा होते हैं, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। तो साथियों, गुलाम भारत में सीएनटी एक्ट बना, आदिवासियों को विशेषाधिकार दिया गया। और आज आजाद भारत में सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ के हमारे समाज की जो आदिवासी महिलाएं थी, उसको मिलिट्री जो लगाया गया, तो साथियों कपड़े उतार के उसके स्तन को टच करके कहा गया ये हार्डकोर नक्सली है या नहीं है, टेस्ट करने का मापदंड स्तन को बनाया। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। अब इससे ज्यादा और परिस्थितियां क्या गंभीर होगी। और साथियों, 24,000 आदिवासी महिलाएं झारखंड, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहरों में अपने कोख को उन्होंने किराए पे दिया पेट पालने के लिए अपना। ये आपको नया लग रहा होगा। 24,000 से ज्यादा बच्चियां जिसकी उम्र 18 साल, 16 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल है, उन्होंने किराए पे कोख दिया। चूंकि बड़े पूंजीपति लोगों को क्या है, वो नपुंसकता के शिकार होते जा रहे हैं। तो उनके घर में जो महिलाएं थी वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ नहीं हो पाई, तो उन्होंने किराए का कोख लिया और फिर सेक्स करने के बाद जो पेट में बच्चा हुआ और बच्चे के पालन पोषण के लिए भरण पोषण किया। और उसके बाद एग्रीमेंट के अनुसार 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देके, 10 लाख रुपए देके अपने बच्चे को लेने के बाद फिर उसके पछवाड़े पे लात मारने का काम किया। ये ऐसी परिस्थिति है, इतना ज्यादा गंभीर परिस्थिति हो गई। और फिर भी लोग कहते हैं ये देश तरक्की की ओर जा रहा है। हम ये कहते हैं सड़क तरक्की की ओर जा रही है, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तरक्की हो रही है। मानवता शर्मसार होती जा रही है, मानवता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म होती जा रही है। और राजनीति करने के लिए उस हद तक झूठा बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि जिसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो साथियों, इसलिए आप अगर देखते हैं तो 2014 के चुनाव के पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को, तुर के चेहरे की तरफ अभी उस समय को देखिए वीडियो में, तो उन्होंने कहा इस देश की जनता के मूल भावनाओं से खेलने का काम किया।
उन्होंने कहा जैसे ही हमें आप 2014 में चुनाव में वोट करते हो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ब्लैक मनी जो गई है कहां? स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में। तो उस स्विस बैंक से हम क्या लाएंगे? ब्लैक मनी, काला धन, और लोगों के खाते में 15-15 लाख यूं ही डाल देंगे। और बड़ी ही स्टाइल से बोलते थे और नाक के बल बोलते थे, अभी नाक के बल ही बोलते हैं, और बड़े स्टाइल से कहते थे कि जैसे ही काला धन आया 15-15 नाक यूं ही डाल देंगे, ऐसे कहते थे। अब 15-15 लाख डालते थे, कह रहे थे हमारे देश की मूल प्रजा जो जनता है उसने जन संदेश दिया, उन्होंने स्वीकार किया और जनमत उनके समर्थन में दिया, और जिससे उनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद फिर लोगों ने पूछा, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि 15 लाख नहीं आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि अभी ये चर्चा 15 लाख का कर रहे हैं, इसलिए जो इनके जेब में 1000-1500 है वो भी निकाल लेता हूं, तब देखिए चर्चा किसकी चलती है। तो उन्होंने एक योजना बनाया, जन धन योजना। नाम में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नाम बहुत अच्छा चुनते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग और कांग्रेसी लोग, नाम बहुत अच्छा चुनने में माहिर है, नाम में तो महारत हासिल कर लिया है। काम नहीं बदल रहा है, बल्कि काम घटिया और नाम सुपरमेसी सिस्टम पे बना रहे, सुपर बना रहे, उच्च वर्ण बना रहे। अभी 100 नंबर पे पुलिस की थी, अब 112 हो गया। संख्या में ऊपर हो रहे हैं, लेकिन कार्य प्रणाली कमजोर हो रही है। कार्य प्रणाली कमजोर हो रही है, संख्या में ऊपर हो रहे हैं। अभी हमारा इलाहाबाद था, अब इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। अंतर क्या हुआ जानते हैं? अंतर साथियों, 18 बस्ती जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की शहर में बसी हुई बस्तियां थी, उनको उजाड़ने का काम किया, भगाने का काम किया। वहां से अंग्रेजों ने बसाया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर भगाया। तो हमारे लिए अंग्रेज ज्यादा महत्वपूर्ण थे या ये? अंग्रेजी इसके मतलब बढ़िया थे। तो ऐसी गुलामी ही बल्कि अच्छी थी, ऐसी आजादी। इस आधार पे कहा जा सकता है, इन लोगों के कृत्य के आधार पे ये कहा जा सकता है कि देश को नपुंसकता की ओर ले जा रहे हैं। ये देश की आजादी हमारी आजादी नहीं है, इस आधार पे कहा जा सकता है। जो ये कृत्य कर रहे हैं इसके आधार पे कहा जा सकता है। तो साथियों, इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया और आपको बताना चाहता हूं। तो साथियों, इसलिए आपको अभी उन्नाव में एक घटना हुई थी। तो कुलदीप सेंगर जी थे, अभी वहां जेल में, बलात्कार हुआ, पुलिस भी तब तक दबाती रही, पूरा उत्तर प्रदेश का महकमा लगा था दबाने के लिए, अंतोगत्वा जेल में जाना पड़ा। तो सच को इतनी बार माथा पटकना पड़ रहा है इस सरकार में, और कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी भ्रष्टाचार की कहानी बीजेपी के लोगों ने नहीं जाना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उसमें ताबूत में जो लाया गया था उनको, उसमें भी इन्होंने घोटाला कर लिया था। और अभी आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि सैनिकों का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का हृदय से सम्मान करती है। अरे उनके मृत्यु पे जब तुम उनके कफन बेच ले रहे हो, कफन चोर, तो आज उनको सम्मान की बात कर रहे हो। और जो शहीद हुए अभी सर्जिकल स्ट्राइक में, अभी भी हमारे समाज के जो सैनिकों की बेवा है वो टहल रही है, ढूंढ रही है कि कहां ऑफिस में जाना है। अभी भी पैसे का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब आदित्यनाथ योगी जी उसके यहां जाते हैं जो मनुवादी
समाज से आता था, जो सवर्ण समाज से आता था, वो एक सैनिक के यहां मरने के बाद गए और बगल में ही बैकवर्ड क्लास के सैनिक थे, उनके यहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो सैनिकों में भी तुम जातिवाद फैला रहे हो। तुम्हारी इतनी घटिया सोच है कि भारत के सैनिक भी जाति के आधार पर होने चाहिए, ऐसी तुम्हारी मानसिकता है। अंग्रेजों को कहा जा सकता है कि उन्होंने सैनिकों में इसलिए बनाया था, एक कारण क्या था? तो जब अंग्रेज थे तो महार रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, तमाम रेजिमेंट इसलिए बनाया कि एक जातियों के समूह रहे, एक जाति से एक जाति का हम दमन कर सके। लेकिन तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो तो दमनकारी नीतियां और भी ज्यादा कठोर हो गई, कितना ज्यादा परिस्थितियां विषम हो गई साथियों। और इस लॉकडाउन में 1,58,00,000 कर्मचारी क्या हुए? रिवर्ट हो गए, खत्म हो गई उनकी नौकरियां। अभी सरकार कह रही नौकरी देंगे। नरेंद्र मोदी जी का एक और झूठ अभी बोल रहा हूं, अभी आज ही बोला है उन्होंने। अभी हो सकता है पेपर वाले हमारी बात सुन के न छापे, इसलिए मैं सोच रहा था मैं कल बोलूं, लेकिन आपको एडवांस बता दे रहा हूं। भारत सरकार का बजट 34 लाख करोड़ का है। तो साथियों 34 लाख करोड़ का है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अभी 100 लाख करोड़ रुपया हम किस पे खर्च करेंगे? नौजवानों को रोजगार पे और तमाम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। टोटल बजट कितना है? 34 लाख। और नरेंद्र मोदी कितने से विकास करेंगे? 100 लाख से। तो साथियों इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था, जानते हैं किसको? शाहिद अफरीदी को। क्या पाकिस्तान का एक बालर था, क्या नाम था उसका? बड़ा शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर तो बहुत ज्यादा फेंकता था बाउंसर। ये शोएब अख्तर के भी अब्बा जान निकल गए फेंकने में। इतना फेंकते हैं कि फेंकते हैं सारी बाउंसर, न बल्लेबाज पाए और न साला कीपर पाए। तो इतना अच्छा हम लोगों ने प्रधानमंत्री देश का चुना। तो साथियों इसलिए उन्होंने बैंक वालों की मीटिंग किया। बैंक वालों से कहा ये 15 लाख मांग रहे हैं, इनकी व्यवस्था लगाओ। तो बैंक के अधिकारियों ने कहा कैसे करें? आप ही झांसाराम गुरुजी हैं हमारे, झांसा देने में आपसे ज्यादा मास्टरमाइंड तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि खाता खोलो इनका। तो कहा खाता खोलेंगे, वैसे ही कर्मचारियों की क्राइसिस है हमारे पास, खाता कैसे खोले? तो कहा खाता खोलो, वो मिनिमम बैलेंस यानी जीरो बैलेंस पे कहा खाता खोलो। तो पहले जीरो बैलेंस पे खुलवाया, उसके बाद फिर टीवी पे प्रचार किया, पेपरों में दिया कि अब अगर जिसके अकाउंट में 500, 1000, 1500 नहीं होंगे, मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा जाएगा, उसका खाता अपने आप बंद हो जाएगा। अब हमारे लोग जाके पैसा डाल दिए, और जब पैसा डाल दिए खून पसीने की कमाई, उसमें भी काटते काटते क्या हुआ? अपने आप बैंक के अकाउंट बंद हो गए, चला जाए। ये स्थिति है। लेना नहीं था तो देना नहीं था, उनसे लोगों से लेना था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। और जब अमित शाह जी से कहा गया मीडिया के द्वारा कि नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 लाख देने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा ये तो एक जुमला है। हाँ, एक तो जुमला था। तो जुमला का अर्थ आप समझ लीजिए, जुमला का अर्थ होता है महाझूठ, महाफरेब, महाधोखा। तब मुझे पता चला कि हम लोग मौखिक ऐसे ही कहते रहते थे। अब तो अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये झूठों की पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की झूठों की पार्टी है।
अंतरराष्ट्रीय भी लेवल पे अगर मिलाया जाए तो कोई भी इतनी बड़ी झूठों की पार्टी नहीं है, फरेबियों की पार्टी नहीं है, धोखेबाजों की पार्टी नहीं है। इसलिए उनके कथनानुसार मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, और झूठों की पार्टी में काम करने वाले लोग अब कितना सही होंगे ये तो भाई बताया नहीं जा सकता। ये स्थिति है। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा, दिया? कुछ नहीं दिया। और हमारे समाज की आशा बहुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका लोगों ने आंदोलन किया वेतन वृद्धि के लिए, और महिलाओं को इतनी शर्मनाक तरीके से पिटाई की गई कि साथियों जिसका विश्लेषण करना आसान नहीं। जहां महिलाओं को व्यक्ति सम्मान करता है, हमारे देश की संस्कृति सम्मान करती है, महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। और लाठीचार्ज हुआ यहां तक कि एक महिला प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा वहीं एक्सपायर कर गया पेट में। और महिलाओं ने बाल को निकाल के सर के केस को उन्होंने मुंडवाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। और किसानों की आमदनी, ये फरेबी लोग कह रहे 2 गुना करेंगे, अब किसान 8-9 महीने से धरने पे बैठा है। किसान कह रहा है हमारा जितना था उतना दे दो, ये कह रहे हैं 2 गुना करके देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं परिस्थिति कहां है। लेबरों के विरोध में कानून बनाया उन्होंने, लेकिन अब लागू नहीं करने देंगे। अभी जानते हैं साथियों, ये संगठन की संरचना बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे नेता माननीय वीएल मातंग साहब ने निर्णय लिया कि अगर ऐसा करते हैं तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंदोलन करेंगे, और लेबरों का जो एक्ट बनाया इन्होंने उसको समाप्त करना पड़ेगा। अभी किसानों के समर्थन में कल हम लोग पूरे देश में सभी जिलों पे जन आक्रोश रैली कर रहे पैदल। ये भी अल्टीमेटम है। और नहीं तो जनता, जो लेबर है, मजदूर और किसान दोनों मिल गए तो भारत में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। और इतने लोग अगर मिल गए तो भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी कभी थी, ये भी इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई बताने वाला नहीं था। तो साथियों इसीलिए सभी झूठ के आधार पर सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने इसीलिए निर्णय लिया कि अब जो भी मुद्दे होंगे हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे। साथियों शपथ पत्र स्टाम्प पेपर कोई सादा कागज नहीं है, ये सादा कागज नहीं है। न्यायालय भी इसकी मान्यता देती है, तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी मान्यता देती है, तो साथियों इंटरनेशनल कोर्ट भी इसको मान्यता देता है। इसलिए पहला मुद्दा हम लोगों ने बनाया, जैसे ही अब सरकार में आएंगे बैकवर्ड क्लास की जाति आधारित गिनती करके, जो जातियों का झगड़ा लगाया इन लोगों ने बैकवर्ड क्लास में कि निषादों का उन्होंने खा लिया, यादवों ने खा लिया, यादवों का कुर्मियों ने खा लिया, मौर्य का यादव ने, वो सारा फिगर पब्लिश कर देंगे कौन किसका हिस्सा खाया। और उसके बाद संख्या के अनुपात में 100% आरक्षण लागू किया जाएगा तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा तो साथियों ये भूमि आयोग बनाया जाएगा। किसी के पास इतना कम जमीन नहीं होनी चाहिए कि उसके पास सर ढकने के लिए एक मकान न बना सके, और किसी के पास इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 10-10, 20-20 साल से अपनी खेती नहीं देख पा रहे। भूमि की मर्यादा तय की जाएगी और कृषि आधारित उद्योग धंधा लगाया जाएगा, जिससे हमारे लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता का चक्कर लगाते हैं काम के लिए, वो बंद हो जाएगा। और वहीं पे जैसे अभी आलू खरीदते हैं 2 रुपए 4 रुपए किलो सस्ते में, और जैसे ही कंपनी खरीदती है अंकल चिप्स हो और साथियों या हल्दीराम हो, कोई हो, खरीदने के बाद 400 रुपए किलो में देते हैं चिप्स। और यही जब वही उद्योग धंधा लगाया जाएगा, किसानों से काम लिया जाएगा और किसान काम करेंगे, और बदले में हमारी सरकार 18,000 रुपए महीने प्रति परिवार 18,000 रुपए महीने देने का काम करेगी। बदले में साथियों यही काम देगी। अभी हम बोल रहे थे डेली
तो अभी आदित्यनाथ योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपको सद्बुद्धि तो आई। कभी कभी नशे में चूर हो की बात करते हैं और किस नशे में रहते हैं ये भी नहीं पता चलता है, किस किस्म का नशा है। अब अखिलेश यादव जी कह सकते हैं, मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं तो नहीं सबूत जानता हूं। अखिलेश यादव जी ने हमारा काम आसान कर दिया था। उन्होंने कहा नशे में तो मस्त रहते हैं आदित्यनाथ योगी जी, लेकिन वो चीलम के नशे में मस्त रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है साथियों, लेकिन नशे में मस्त रहते हैं। लेकिन अभी सद्बुद्धि आई हमारी स्पीच की वजह से, तो हमने कहा था देश का पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है। ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग कमीशन लेके कंपनियों को प्लास्टिक के उत्पादन पे वृद्धि करवा रहे हैं और हर दुकान पे प्लास्टिक मिल रही है और सरकार के जियो में आ गया है प्लास्टिक उत्तर प्रदेश में बंद है, तो बंद कहीं नहीं है। तो जब हमने ये कहा कि बंद नहीं है, हमारी सरकार आती है तो जो कप प्लेट प्लास्टिक के हैं इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गन्ने के लुगदी से बनाएंगे और गन्ने के लुगदी से बनाएंगे और खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद जब फेंक देंगे तो एक खाद बन जाएगा साथियों, खेत में पैदावार बढ़ जाएगी। और विश्व पर्यावरण दिवस पे बड़ी बड़ी स्पीच देंगे और गवर्नमेंट ऑर्डर को ये पब्लिश करते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ पर्यावरण बंद को दूषित हो रहा था, उसे बंद करने के लिए हम लोग पॉलीथीन का काम बंद कर दिए। किसी भी कंपनी में जाइए, छोटी से बड़ी कंपनी में जाइए, वो प्लास्टिक उसमें पैकिंग में आएगा। तो ये क्या करते हैं साथियों जानते हैं? इन लोगों की नौटंकी समझना आसान नहीं है। ये पाइप अगर मान लिया जाए कोई कचरे की नाली आ रही है तो नाली को आगे से बंद करते हैं, जहां से आ रहा वहीं से बंद कर दो, अपने आप पानी बंद हो जाएगा और बार बार ओवरफ्लो यही हो जाता है। क्यों करते हैं? अभी ज्यादा होगा तो सरकार एक अध्यादेश जारी कर देगी और पूरे सबसे पहले जो झुग्गी झोपड़े पे छोटे छोटे ठेलों पे बना आप बेचते हैं, पॉलीथीन में वो बेचते हुए पाए जाएंगे, 10-10 हजार का जुर्माना ले लेंगे। किससे लेंगे? गरीबों से लेंगे। अरे तुम इतना हरामखोरी पे मत उतर जाओ, तुम कंपनी में ही बंद कर दो, बाहर नहीं निकलेगा तो प्रोडक्शन तो कोई उपयोग नहीं होगा। तो अभी उन्होंने कहा सद्बुद्धि आ गई है, उन्होंने कहा अब इस पे हम कदम उठाएंगे। तो साथियों अगला हम लोगों ने 18,000 का मुद्दा रखा। अगर सरकार नौकरी नहीं करवाने देना चाहती है या नहीं दे पाती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर लेगा उसको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, जो ग्रेजुएशन करेगा उसको 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और जो इंटर करेगा उसे 2,500, जो हाई स्कूल करेगा उसे 2,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो 60 साल से जिसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट पेंशन नहीं पाता है तो साथियों उसको 3,000 रुपए महीने वृद्धा पेंशन लागू किया जाएगा। और साथियों राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर किसान का बच्चा हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का, सभी एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे सरकार डेवलप करे। तो साथियों जब डेवलप हो जाएगा, अभी लूटने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था और कर दी है। आप सारे प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, एक प्राइवेट स्कूल की किताब दूसरे में नहीं चल सकती, सारे। और तो और उसी स्कूल में हर साल किताबें बदल दी जाती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बड़े भाई साहब जब पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद वो किताब जब वो 8 से गए हाई स्कूल में गए तो 8वीं का हमने दूसरे साल हम खुद ले लिए। हम जब 8वीं क्लास किए तो हमारा छोटा भाई ले लिया। तो ये सिस्टम कब से रहा? तो साथियों छोटे से एक से लेके एक काम चलता रहा। और अब क्या हो गया? हर साल बदल देंगे तो इससे क्या होगा? देश की पूंजी सबसे ज्यादा खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो ये गरीबों को पढ़ने से रोकने के लिए सारे हथकंडे इन्होंने बनाया। तो इतना ज्यादा जाहिल और गंवार समाज पैदा करना चाहते हैं साथियों, और भूख पैदा करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा? भूख और स्वाभिमान में अगर टकराव हो तो भूख साथियों जीत जाता है, स्वाभिमान हार जाता है।
तो हमारे लोगों ने जो मान सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन चलाया, उससे उन्होंने प्रेरणा लिया कि इन्हें भूख के कगार पे ले आके खड़ा कर दो, ये खाने के लिए दाने दाने के लिए तबाह हो जाएंगे, तब जाके इनके स्वाभिमान की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। भूख की वजह से महिलाएं अपना आबरू बेच देती है, भूख की वजह से। तो भूख की वजह से बेचती है, तो साथियों इस कगार पे सरकार लाना चाहती है। इसीलिए उसने क्या किया, रेलवे विभाग को कुछ अंश को बेच लिया, और तो और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को बेच लिया, अडानी को दे दिया, लखनऊ का बगल में ही है आपके। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको उन्होंने बेच दिया अडानी को, लाल किला बेच दिया, सिंचाई विभाग बेच दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग बेच दिया, बाढ़ खंड बेच दिया। अब सरकार की संपत्ति उन्होंने बेच दिया। उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी, राष्ट्र की प्रॉपर्टी थी। राष्ट्र की प्रॉपर्टी पे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का हिस्सा था, और इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति बेचा, इसलिए ये सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का बंदोबस्त करने की जरूरत है। तो साथियों इस बंदोबस्त में हम बंदोबस्त में लगे हुए हैं, आप लोग साथ सहयोग करोगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।